हे गाइस, वेलकम बैक। जहाँ से हम लोगों ने कल की वीडियो को रोकी थी उसके आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बातें कर ली थी और लोधी वंश को स्टार्ट करना था। ठीक है, यानी लोधी वंश को कल हमें स्टार्ट करना था। तो ये लोधी वंश के बारे में चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी शासकों में से अफगान मूल के थे। मतलब इनमें से यानी खिलजी, तुगलक, सैयद जो थे और लोधी, इन शासकों में से अफगान मूल के कौन से थे, इनकी बात कर रहा है। तो कौन थे? लोधी शासक जो थे ये अफगान मूल के थे। आगे बात करता है, कहता है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है। जो अफगान शासक थे और सब वो दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे थे उनके सही क्रम की बात कर रहा है। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले बात की जाए तो बहलूल लोधी की बात की जाती है। उसके बाद में सिकंदर लोधी की बात की जाती है और तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोधी की बात की जाती है। अगर कालक्रम की बात की जाए तो 1451 से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक अपना शासन किया था। ठीक है, अगर इसके आगे बात करते हैं तो क्या कहता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। कहाँ पे परास्त किया था? तो जो खतौली का युद्ध हुआ था वहाँ पे महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था, यानी हरा दिया था। आगे कहता है वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। यानी कौन सा मध्यकालीन सुल्तान था जिसने आगरा शहर जो था, ठीक है, आगरा शहर जो था इसको क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था और इसको बसाया था। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की किसने की? तो सिकंदर लोधी ने अपना गुलरुखी नाम रख के अपनी कविताओं की रचना की थी। आगे बात करते हैं तो कहता है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। यानी जो अनाज होता था इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था इसको किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। यानी सिकंदर लोधी ने क्या किया था, इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं तो क्या कहता है दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन आए थे? गुलाम वंश थे। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन थे? गुलाम वंश। ये गुलाम वंश है। फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, फिर लोधी वंश। यानी तो गुलाम वंश के बाद में कौन आएगा? पहले गुलाम वंश, दूसरे पे खिलजी आए थे। खिलजी का महत्वपूर्ण शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तीसरे पे तुगलक वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक कर रहा होता है और मोहम्मद बिन तुगलक इसका इम्पोर्टेंट होता है जिसके बारे में पढ़ना चाहिए होता है। फिर सैयद वंश की बात करते हैं और उसके बाद में लोधी वंश की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, कहता है बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं है। यानी इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? तो इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का था, ना कि गुलाम वंश का था। यानी ये चौथे क्रम की बात की जाए तो चौथे क्रम पे आता है। चौथे नहीं, पांचवें क्रम पे आता है, सॉरी, पांचवें क्रम पे। यानी गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर दूसरे पे कौन आता है? खिलजी वंश, तीसरे पे सैयद वंश, ठीक है, ओ सॉरी, तुगलक वंश, तुगलक वंश, चौथे पे सैयद वंश और पांचवे पे कौन आते हैं? लोधी वंश आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, अब क्या है कि अब तक विजयनगर वो क्या है, जो दिल्ली डायनेस्टी थी यानी दिल्ली सल्तनत जो था उसका विघटन स्टार्ट हो जाता है। और दिल्ली डायनेस्टी का जब विघटन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ स्टेट होते हैं, ठीक है, नहीं, नॉर्थ का रीजन है और साउथ का रीजन है। ठीक है, तो साउथ के रीजन में क्या होता है, दो दो इम्पोर्टेंट एम्पायर खड़े हो चुके होते हैं, दो एम्पायर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, साउथ में पहला कौन होता है? विजयनगर होता है, विजयनगर एम्पायर होता है, विजयनगर डायनेस्टी होती है। और दूसरा कौन होता है? बहमानी डायनेस्टी होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं साउथ में पढ़ने के लिए। नॉर्थ में क्या होता है
कि मालवा हो जाता है, मालवा, मेवाड़, मेवाड़, गुजरात, रायपुर, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके बारे में भी पढ़ना होता है। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनको क्या किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल में इनको दक्षिण के अभियान करने के लिए भेजा गया था, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें मुस्लिम बनाया था, अपना गुलाम बना के मुस्लिम धर्म के लिए प्रेरित किया था, यानी इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, जिसके कारण से इन पे विश्वास करने लगा था और इनको भेजा था दक्षिण के अभियान पे। लेकिन इन्होंने वहाँ पे स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपना राज्य खड़ा किया। ठीक है, क्या नाम था उसका? विजयनगर साम्राज्य। आगे बात करते हैं। कहता है, वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी, उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो किसने की थी? हरिहर प्रथम ने की थी, हरिहर प्रथम ने की थी। यानी अगर ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, पहली बात, ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो है, यही तो तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी जो थी इसने इसके सहायक नदी है। और इसके दक्षिण तट पे इन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आगे बात करते हैं। अगला कहता है कि अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री जो थी कौन थी? तो कौन थी? गंगा देवी थी। गंगा देवी ने क्या किया था, जो मथुरा विजय हुआ था उसके बारे में, जो उनके पति के विजय अभियान थे उसकी चर्चा इन्होंने किया था। आगे कहता है, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमानियों से गोवा को छीन लिया था, किसने छीन लिया था? हरिहर सेकंड ने छीन लिया था। यानी साउथ में क्या होने लगा था, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य खड़ा हो चुका था, दूसरी तरफ बहमानी साम्राज्य था। ये दोनों ही आपस में लड़ाई शुरू करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा अधिक होती थी इन लोगों में। ठीक है, तो इस कारण से आपस में लड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से बहमानियों से क्या किया गया था, गोवा को किसने छीन लिया था? विजयनगर के शासक जो हरिहर सेकंड थे, इन्होंने छीन लिया था। आगे बात करता है कि प्रमुख तत्व है, कपा का प्रमुख तत्व के बारे में बात कर रहा है। तो कहता है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया, ठीक है, और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। आगे कहता है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय जो थे, और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है, यानी 4 सेंटेंस दिया गया है, इसमें चारों सही है। आगे कहता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह जो था, इनके विरोध में इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। क्या थे? अष्ट दिग्गज थे, यानी 8 तेलुगु कवि जो होते थे, इनकी बात करता है अष्ट दिग्गज के बारे में। आगे कहता है कि वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता था, आंध्र भोज भाई कहा जाता था, किसको? कृष्णदेव राय को कहा जाता था। आगे कहता है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णयुग था। कौन सा स्वर्णयुग था? इसको तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था। कृष्णदेव राय की ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी? तो इन्हें नागलपुर नगर की स्थापना की थी। आगे बात करें, कहता है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था। कब निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर जो था, इसका निर्माण किया गया था। आगे कहता है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था? देवराय सेकंड के समय में अब्दुल रज्जाक आया हुआ था भारत। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में गया हुआ था। आगे कहता है, निकोलो कोटी जो था, ये कहाँ का था? तो ये कहाँ था? इटली का एक यात्री था, जिसने देवराय फर्स्ट के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। आगे कहता है, क्या है? कहता है, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण होती। किसमें निपुण थी? तो जो महिलाएं उस समय होते थे, वो कुश्ती कार्यों में, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में,
लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में निपुण होती थी। नेक्स्ट क्या कहता है कंबन, कुट्टन, नन्यन और तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। किसने किया था? नन्य ये जो थे तथा टिक्कन जो थे, इन्होंने क्या किया था? महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। आगे बात करते हैं तो कहता है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट कहता है कि 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका जो प्रसिद्ध है, ठीक है, उसका क्या नाम है? तालीकोटा का युद्ध जो होता 1565 में हुआ था। आगे कहता है तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था? तो किसके मध्य लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर के बीच में लड़ा गया था। साथ में अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। यानी एक साइड में क्या था? विजयनगर था, दूसरी साइड में बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? विजयनगर की पराजय हो गई थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पराजित हुआ था। आगे बात करते हैं तो कहता है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था। यानी मैसूर राज्य की जब स्थापना हो रही थी, ठीक है, किसके द्वारा? बोडियार के द्वारा। तब उस समय विजयनगर जो साम्राज्य था उसका शासक कौन था? तो वेंकट सेकंड जो था वो राजा था। आगे कहता है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी। कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर जो थी वो नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यानी भू राजस्व की दर जो थी ये क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करती थी। क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करती थी। दूसरा, जो प्राइवेट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होते थे या इंडस्ट्री लगाते थे यानी औद्योगिक घराने होते थे, उनमें क्या होता था? वो भी टैक्स पे करते थे। आगे क्या कहता है वह स्थान जहाँ के खंडहर जो थे विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ पे करते थे? तो ये हम्पी जो था, हम्पी की जो खंडहर है, ये विजयनगर की राजधानी होती थी उस समय। नेक्स्ट क्या कहता है विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। किसने भेजा था? हरिहर बुक्का ने भेजा था, बुक्का प्रथम ने भेजा था। आगे बात करें तो कहता है प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार था। किसका दरबार था? तो जो दो देवराय सेकंड थे, इनका दरबार जो था श्रीनाथ से संबंधित था। नेक्स्ट कहता है वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। किसके द्वारा? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। आगे बात करते हैं तो कहता है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित्र स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं अवस्थित है। कहाँ पे? हम्पी में है। यानी यहाँ पे जो स्तंभ है, ठीक है, इन पे अगर थोड़ी भी हवा लगती है या फिर कोई ऐसी ध्वनि आती है जिसके कारण से यहाँ पे म्यूजिकल हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हल्का हल्का म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो उस समय से कि मानी जाती है कि अभिलक्षण प्रतिभा थी, ठीक है। आगे कहता है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। कौन सा? यक्षगान जो था इसका विकास हुआ था। अगर अभी मान लीजिए पूछ ले कि यक्षगान पेपर जो है ये फोल्क डांस कहाँ का है, तो ये कहाँ का है? फोल्क डांस या फोल्क सिंगिंग जो भी है, ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक राज्य का है प्रेजेंट टाइम में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं पेपर में उनकी बात कर दी जाती है। तो कहता है नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कहता है इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि भारत उस समय क्या था? एक हिंदू राष्ट्र, ठीक है, हिंदू राष्ट्र के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट कहता है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे। सल्तनत काल के जो अमीर और सुल्तान थे कहाँ से थे? तुर्क वर्ग के थे। क्यों? क्योंकि तुर्की शासकों ने क्या कहता भारत पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था उस समय तक। आगे बात करते हैं कहता है दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथन की बात कर रहा है
ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथन की बात कर रहा है। तो पहला क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। एकता प्रणाली, जो एकता प्रणाली थी, अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख जो था ये दीवान आरिज कहलाता था। तो ये तीन सही है, ठीक है, तीनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट कहता है एकता क्या थी। एकता क्या थी, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था होती थी। सियासत नामा यानी एक ग्रंथ सियासत नामा, इसमें एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। आगे कहता है मुक्ति को एकता, मुक्ति जो था को एकता एकत्र करने से संबंधित में जाना जाता है। राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यानी मुक्ति जो होता था एकता से राजस्व एकत्र करता था, उससे सैनिक रखता था अपने पास में। आगे बात करते हैं, क्या कहता है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है, क्या है। तो सबसे मतलब इसमें आकार की दृष्टि से देखा जाए तो परगना होता था सबसे पहले, ठीक है, परगना होता था। परगना एक प्रकार से गांव के रूप में समझ सकते हैं, और कई गांवों से मिलकर एक सरकार बनता था, और सरकार के अंतर्गत मतलब सूबा आता था। सब सूबा सबसे बड़ा इकाई होता था, और उससे छोटा सरकार होता था, उससे छोटा परगना होता था। नेक्स्ट क्या है, कि एक तरफ विभाग दिया गया है और संस्थापक जो थे उसकी बात किया है। दीवान बंदगान, दीवान बंदगान की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। दीवान मुस्त खराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्यों, क्योंकि राजस्व विभाग से संबंधित थे, ठीक है। दीवान अमीर कोही, ये अमीर कोही कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे कृषि विभाग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या है, दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने दान विभाग की स्थापना की थी, जिसमें कहा जाता है खैरात में मिली हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो वही दान देने की प्रथा को खैरात बोलते थे। आगे बात करते हैं, तो कहते हैं दीवान रियासत, दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्यों, बाजार नियंत्रण के लिए, यानी बाजार नियंत्रण विभाग के रूप में कार्य करता था। आगे बात की जाए तो कहता है एक तरफ विभाग दिया गया, दूसरे तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। कहता है दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का कार्य कौन होता था, इसे ये सेना विभाग से संबंधित होते थे। दीवाने रिसालत जो होते थे, रिसालत मतलब धार्मिक कार्य करने वाले होते थे, धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से संबंधित होते थे। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित होते थे। दीवाने वजारत ये जो होते थे वित्तीय मामलात से संबंधित होते थे। आगे कहता है वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, किसके अंतर्गत हुआ था, तो तुगलक राजवंश जो था इसके अंतर्गत जो बिजारत राजवंश होता था इसका क्या था, इसका चरमोत्कर्ष हुआ था। आगे बात करते हैं, तो कहता है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था, किसका विलय था, फारस, ठीक है, फारस अरब जो थे इनका, तुर्क मंगोल का, भारतीय तत्वों का, इन सबका क्या था आपस में विलय हो गया था। आगे कहता है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता था, क्या कहते हैं, खराज, जो है खराज उस मुक्तई इसके रूप में इंगित करते हैं भूमि उत्पाद पे जो कर लगता है। आगे कहता है भारत का मध्यकालीन शासक, शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। आगे बात करते हैं, कहता है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था, चौधरी उस समय कहा जाता था उसको, चौधरी। फिर कहता है सब्र, सब्र जो था, सब्र क्या कहता था, एक प्रकार का टैक्स होता था, ये किस पे लगाया जाता था, तो किससे संबंधित था, सिंचाई से संबंधित था। आगे बात करते हैं, तो कहता है जवाबित का संबंध था, किससे संबंधित थे, तो राज्य कानून से संबंधित थे जो धर्मनिरपेक्ष होते थे। हदीस क्या था, हदीस क्या था, इस्लामी कानून था। ये जो हदीस है ये इस्लामी कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था, क्या होता था, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि होती थी। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी होती थी, जीतल और टंका होता था। जीतल जो होता था ये चांदी का होता था, जबकि टंका जो होता था ये तांबे का होता था, सॉरी, ये टंका जो होता था चांदी का होता था, जो कि जीतल जो होता था ये सोने का होता था।
टंका जो होता था नामक चांदी का सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। आगे बात करते हैं। आगे कहता है सल्तनत काल के सिक्के जो टंका होता था सासगनी एवं जीतल थे, क्रमशः क्या थे? चांदी चांदी और तांबा के हैं। जीतल जो होता था तांबा का होता था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ कहाँ पे? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था। आगे बात करते हैं। अब क्या है कि प्रशासन की बात हो गई दिल्ली सल्तनत की। अब इस समय जो कला एवं स्थापत्य कला की डेवलपमेंट हो रही थी उसकी बात करते हैं। तो क्या कहता है? कहता है भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में कागज़ का प्रयोग भारत में स्टार्ट हुआ था। कागज़ का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये चीन से स्टार्ट हुआ था, चीन से स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं। तो कहता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे क्या कहता है? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ पे लाई गई थी? अलाई दरवाज़ा जो बनवाया गया था वहाँ पे घोड़े के नाल यानी यू शेप में जो चीज़ें होती थी उसको बनाई गई थी, यानी उल्टा यू के बारे में, ठीक है, यानी इस तरह से। आगे बात करते हैं। तो कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाई थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहता है इसकी मरम्मत करवाई थी। आगे क्या कहता है? वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, कहाँ किसका है? बलबन का जो मकबरा है शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया है। आगे बात करते हैं। कहता है प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यत है, किसके मकबरे में है? तो ये बलबन के समय में बनाया गया था, ठीक है, बलबन के मकबरे में। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक का मतलब क्या है? इसमें पूरी तरह से इस्लामी शैली का प्रयोग किया जाए। एक तरफ यहाँ पे भवन दिए गए हैं और उसके तरफ निर्माणकर्ता दिए गए हैं, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने करवाया। जमात खाना मस्जिद जो था इसका निर्माण खिज्र खान द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं। कहता है इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? कुतुब मीनार बनाया गया था। दूसरा क्या बनाया गया था? तुगलकाबाद किला बनाया गया था। तीसरे नंबर पे लोधी गार्डन बनाया गया है। चौथे नंबर पे देखा जाए तो फतेहपुर सिकरी के नंबर आता है। आगे बात करते हैं। कहता है कीर्त स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, कौन थे? अत्रि और महेश थे। आगे कहता है चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ निर्मित हुआ था, कब हुआ था? राणा कुंभा के शासन काल में इसे बनाया गया था। आगे बात करें तो एक तरफ स्थल दिया गया है, ठीक है, एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापत्य दिया गया है। तो दिल्ली जो था, दिल्ली की स्थापत्य कला को क्या कहा गया? कुब्बत उल इस्लाम यहाँ पे बनाया गया था। जौनपुर में क्या बनाया गया है? अटाला मस्जिद बनाया गया है। मालवा में जहाज महल बनाया गया है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद बनाया गया है। आगे बात करते हैं। तो एक तरफ वस्तु शैली दी गई है, उससे संबंधित राजवंश दूसरी साइड दिए गए हैं। तो क्या सबसे पहले है? सबसे पहले है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली बनाने की प्रथा जो थी कहाँ से शुरू हुई? तो खिलजी वंश के शुरुआत की थी, यानी जो झालर बनाई गई उसमें। आगे कहता है अष्टभुजी मकबरों का उदय कब हुआ? तो ये तुगलक काल में हुआ। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? विजयनगर के द्वारा। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार बनाया गया था, कहाँ पे? सरकी में बनाया गया था। आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें संबंधित साहित्य जो लिखे जा रहे थे उसकी बात करता है। तो कहता है किताब उल हिंद जो थे इसके लेखक कौन थे? तो कौन थे? अलबरूनी थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी जो साहित्य रचनाएं हो जाती है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बुक्स के बारे में पूछ लेता है। एक तब किताब दे देगा और उससे रिलेटेड जो होगा कि इसके राइटर कौन है पूछ लेगा वहाँ से, ठीक है। फिर क्या कहता है? तूत-ई-हिंद, ठीक है, तूती-ए-हिंद
अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? कासगंज के पटियाला में हुआ था। इनको तोता तोता कुछ मतलब तोताए हिंद भी बोलते हैं, ठीक है, तोती हिंद या तोताए हिंद भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी किसमें? खड़ी बोली के विकास में इनकी भूमिका थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? कहता है दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है, किसने देखा है? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने किया गया था। दिल्ली में जो भी 7 से अधिक सल्तनत काल थे या सुल्तान थे, उनका शासनकाल देखा था। आगे कहता है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे, किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। नेक्स्ट कहता है अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे, तीनों थे। आगे बात करें तो कहता है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट की बात करता है, कहता है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, कौन था? अमीर खुसरो विद्वान था किसका? हिंदी और फारसी भाषा का। हिंदी में खड़ी बोली का विकास किया था इसने। आगे बात करें, कहता है सत्य कथन की पहचान करना है, तो सत्य कथन कौन सा है? क्या है? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ये नौरस इब्राहिम आदिल शाह सिकंद द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, ठीक है, तो ये दोनों सही है। अगला क्या कहता है? फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगला कहता है तबकात ये कहता है तबकात ये नसीरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। नेक्स्ट है, कहता है ग्रंथों का कालानुक्रम है, तो ग्रंथों का कालानुक्रम के बारे में बात करें तो कहता है किताब उल हिंद जो था ये पहले आया था, फिर पृथ्वीराज आसो लिखा गया था, उसके बाद में तबकाल ए नासिरी लिखा गया और उसके बाद में फतवा ए जहाँ दारी लिखी गई थी। आगे कहता है वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, किस भाषा को दिया? तो फारसी भाषा को इन लोगों ने संरक्षण प्रदान किया भारत में। नेक्स्ट कहता है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया था, तो क्या क्या कहता है? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में को इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया गया था। यानी अपभ्रंश क्या होता था? ये आधुनिक भाषा के रूप में उसके प्रारंभिक रूप को मतलब प्रयोग किया गया था उसके लिए। आगे बात करते हैं, तो एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उसके रचना या पुस्तकें दी गई है। क्या है? कहता है जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है? तो ना जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा है। हसन निजामी ने क्या लिखा है? तो ताजुल मासिर लिखा है। मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा है? तबकात ये नासरी लिखा है। और यहिया बिन अहमद ने क्या लिखा? तारीख मुबारक शाही लिखा है। अमीर खुसरो का क्या है? खजाइन उल फुतूह लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी का क्या है? फतवाए जहादारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है मुल्ला दाऊद के ने क्या लिखा है? चंदायन लिखा है। दामोदर कवि पद्मावती कथा लिखा है। सोमनाथ ने राग विभूत लिखा है। आगे बात करते हैं, आमिर खुसरो ने आशिका लिखा है, ठीक है, यानी आशिका किसका है? आमिर खुसरो का है। एक तरफ साइड में क्या है? किताब दी गई है, उसके दूसरे साइड में उसके राइटर दिए गए हैं, ठीक है। तो कहता है तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? शम्स ए सिराज हफीज ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है तुगलक नामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदम बेगम को द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? कहता है तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखा है? अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट तारीख ए दिल्ली किसने लिखा है? तो खुसरो के द्वारा लिखा गया। रहला इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, हमें यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, यानी एक तरफ कृत दी गई यानी उनकी रचनाएं दी गई, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए। कहता है हकाइक ए हिंद किसने लिखा है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा है। तहजीबुल अखलाक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न मिस्काबिया के द्वारा लिखा गया है। कुंजुल तिजार के द्वारा। बैलग उल कबाइकी
जावा म्यूल हिकायत किसके द्वारा लिखा गया? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। फवाद उल फवाद के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? अमीर हसन उल खिलजी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट कहता क्या है? कहता है बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है, किससे मिलता है? तबकाती नासरी से मिलता है। इसके आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगभग 80 से 90% चीज़ें कवर हो गई है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विविध चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है? कहता है भारत में पोलो खेल का प्रचलन क्या है? पोलो खेल की बात की जाए तो पोलो खेल कहाँ से आया था? इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ था। कहाँ से हुआ था? तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट क्या है? दस्तार बंदान कहलाते थे कौन? उलेमा जो होते थे इनको कहा जाता था दस्तार बंदान कहा जाता था। आगे बात करते हैं। तो कहता है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, किसके समय में? तो नसरुद्दीन खुसरो जो था इसके समय में होती थी। नेक्स्ट क्या है? सुमेलित करना है। जो यात्री थे वो दूसरी तरफ देश थे। मार्को पोलो कहाँ का था? तो ये इटली का नागरिक था। अब्दुल रज्जाक जो था ये ईरान का था। नूनीस जो था ये पुर्तगाल का था। अच्छा बताइएगा इबन बतूता कहाँ का था? यानी कौन? इबन इबन बतूता। इबन बतूता जो था ये कहाँ का रहने वाला था? आगे बात करते हैं। सुल्तान दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो क्या है? कहता है बहादुर शाह कहाँ से थे? तो ये गुजरात से थे। चांद बीबी कहाँ से थी? बीजापुर से थी। रजिया सुल्तान दिल्ली से। बाज बहादुर मालवा से। नेक्स्ट क्या है? यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या था? अलबरूनी आया, उसके बाद में इबन बतूता आया, तीसरा ट्रेवनियर, चौथा मनुची आया। नेक्स्ट क्या है? दस्तार बंदान कहलाते थे कौन कहलाते थे? उलेमा जो होते थे इनको कहा जाता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दास कहलाते थे कौन कहलाते थे? सैयद जो होते थे कुलाह दास कहलाते थे। नेक्स्ट क्या है? कहता है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी थी, किसने दी थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं। कहता है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में दिया गया कौन था? कौन था? इबन बतूता था। आगे बात करते हैं। क्या है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। तो क्या है? कृष्णदेव राय थे। तो इसके समय में जो ग्रंथ लिखा गया, इसके काल में ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम था? अमुक्त मालदया जो था इसके समय में लिखा गया था। अमुक्त माल्य लिखा गया। महेंद्र वर्मन के समय में मत बिलास प्रहसन लिखा गया। भोजदेव के समय में रागड़ सूत्रधार लिखा गया। सोमेश्वर के समय में मान सोल्लाल लिखा गया। आगे कहता है घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण का शुरू हुआ था कब? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में नहीं, गुलाम वंश के समय में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। गैसुद्दीन तुगलक जो था उसको फिरोज शाह तुगलक भी कहा जाता था। उसके बाद में क्या हुआ? पुर्तगालियों का भारत में क्या हुआ? आगमन शुरू हो गया, यानी मुगलों के समय में। और कृष्णदेव राय के साथ जो था ये विजयनगर का शासनकाल इसके समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है घटनाएं एवं उनकी सही काल अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, तो तराइन का सेकेंड युद्ध यानी द्वितीय तराइन का पहले हुआ था, यानी कब हुआ था? 1193 में हुआ था। आगे कहता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। फिर अफगान षड्यंत्र हुआ। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ। नेक्स्ट क्या है? कहता है सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। क्या हुई थी? तो जौहर प्रथा जो थी इसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। आगे बात करते हैं। तो कहता है कि युद्ध एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ उसका समय दिया गया है। तो युद्ध क्या है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के शासक और अंग्रेजों के मध्य में। कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक के समय में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा सांगा और
अकबर के मध्य हुआ था। आगे बात करें तो कहता है तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में इसमें हुआ था। तैमूर आक्रमण कब हुआ? 1398 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। आगे बात करते हैं तो एक तरफ शासक दिए गए, उनके प्रमुख कार्य दिए गए। अकबर ने क्या किया था? आइन ई दहसाल का निर्माण करवाया था। मोहम्मद तुगलक जो था, इन्होंने प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर की स्थापना की थी और शेर शाह सूरी जो था, इसने सड़क ये आजम का निर्माण कराया था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कहते हैं मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता था किसको? कि निर्दिष्ट करता था सिक्के को। आगे कहता है खरीदादार कौन थे? ये कौन थे? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट कहता है दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो किसने किया था? खिलजी जो थी, इन्होंने शासन सबसे कम समय में किया था। आगे कहता आयनुल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक के अधीन लोगों ने अपना काम किया था। नेक्स्ट कहता है वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, कौन था? हेमचंद सूरी था। नेक्स्ट कहता है मध्यकालीन भारत में महत्तर तथा पट्टुकिल पदनाम प्रयुक्त होता था किसके लिए? ग्राम मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे कहता है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी? मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का कहाँ का है? ये अमेरिका से आया हुआ था। अब हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दक्षिण भारत को कवर कर लिया है। अब बचता क्या है? उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश बचते हैं। ठीक है, तो ये कवर करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको सेशन जो है पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको पीपीटी के माध्यम से किया जाएगा। ये बुक फॉर्मेट में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।